नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई 2026 की डेट में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज में हम यहाँ पर सबसे पहला जो आर्टिकल देखेंगे वह ब्रिक्स से संबंधित है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है इंडिया की तरफ से, ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको बेसिकली रोका जा सके। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ब्रिक्स को भी डिटेल में देखने वाले हैं, क्या इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं और इसकी स्थापना वगैरह। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो एक प्रकार से गोल्डन क्रिस्केंट और यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल, इससे संबंधित कुछ की फैक्ट को भी देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे एक ही आर्टिकल में दो आर्टिकल आपको नजर आएंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा आर्टिकल है वह स्टील्थ फाइटर, एक प्रकार से जो हमारी नेवी है उसके बारे में आर्टिकल देखने को मिलता है, जिसका नाम है आईएनएस महेंद्र गिरी। अब इसको जो गवर्नमेंट है वो 11 जुलाई यानी आज से ठीक 5 दिन बाद इसको कमीशन कर दिया जाएगा, जो हमारा बेसिकली इंडियन नेवी है उसको। तो इस वजह से ये न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ हमें अगला आर्टिकल देखने को मिलता है राइट टू वॉक के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले एक वर्डिक्ट दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि फुटपाथ पे चलना अब से क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर है वो ये बता रही है कि हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है वो देने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी हमें क्या है काम करने की जरूरत है। ठीक है, उसके साथ ही अपना बेसिकली क्या है, एक प्रकार से और भी अच्छा इस सिस्टम को हम यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं। इसी के साथ अपना जो आखिरी आर्टिकल होगा वो आप देख सकते हो वोटिंग इन इंडिया से संबंधित। ये एडिटोरियल आर्टिकल है जो कि द हिंदू में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि जो राइटर है वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बेसिकली क्या है, जो राइट है, ये राइट टू वोट, ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखने को मिलता है। ठीक है, और इस वजह से हमें ये जरूरत है कि स्टेटरी जो राइट है उससे इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर राइट बनाने की जरूरत है। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसका मेन मोटिव यहाँ पर नजर आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है और स्टेट्यूटरी राइट होते क्या है। इसी के साथ इस पूरे आर्टिकल से संबंधित जितने भी हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इस वजह से डिटेल में आप बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिक्स आखिरकार है क्या, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो ड्रग है उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक ग्रुपिंग का निर्माण किया जा रहा है ब्रिक्स के अंतर्गत ही। तो यहाँ पर आप ब्रिक्स की फुल फॉर्म देख सकते हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये क्या है, एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आता है, जिसमें बहुत सी देशों की सरकारें शामिल होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी देश की सरकार मुख्य रूप से शामिल है, तो हमें नजर आ रहा है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये प्रमुख सरकारें हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर हमें कुछ नए मेंबर भी देखने को मिलते हैं, जिस वजह से अब इसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है, जिसमें यूएई, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। बेसिकली इसके अंदर हमने कुछ और कंट्रीज को भी इनवाइट किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इमेज में अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था। क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना ने इस ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया, इस वजह से आज के समय में अर्जेंटीना इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये बाकी आप यहाँ पर कंट्रीज देख सकते हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसी के साथ इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो ये बेसिकली कंट्रीज इसके अंदर हमें शामिल नजर आती हैं। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले जुलाई 2006 में जो ब्रिक का कॉन्सेप्ट है वो आया था।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिक का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर साउथ अफ्रीका नहीं था। जब इसको जिम ओ नेल के माध्यम से सबसे पहले एक प्रकार से उजागर किया गया था। ये बेसिकली जो जिम ओ नेल है वो वर्ल्ड लेवल पे जो कुछ प्रमुख एमर्जिंग इकोनॉमी है उनको दर्शाने के लिए इस ब्रिक शब्द का उन्होंने सबसे पहले यूज किया था, जैसे कि इंडिया, रशिया एंड चाइना और ब्राजील। इसी के साथ साथ फिर बाद में क्या होता है, ऑफिशियली इसका फर्स्ट समिट बुलाया जाता है 2009 में, ठीक है, और ये रशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 2010 में एक और समिट होता है इसका, जिसके अंदर इसके अंदर साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया जाता है। और यही रीजन है कि ये ब्रिक्स से 2010 में क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। तो आप यहाँ पर इमेज के अंदर इस प्रकार से देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। अब इसी तरह से 2011 में क्या होता है, ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग की जाती है और यहाँ पर हमें चाइना के अंदर ये मीटिंग देखने को मिलती है। इसी के बाद हमें देखने को क्या मिलता है कि 2014 में इसकी एक प्रमुख मीटिंग ब्राजील के अंदर की जाती है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हुए थे, जिसके अंदर एनडीबी और इसके अलावा सीआरए को यहाँ पर बेसिकली साइन किया गया था, यानी एक एग्रीमेंट को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। अब ये एग्रीमेंट क्या है, सीआरए का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट अरेंजमेंट। बेसिकली ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका एक क्या है, बैंक क्रिएट किया गया है। अब ये बैंक किस लिए क्रिएट किया गया है या ग्रुप किस लिए क्रिएट किया गया है, ताकि वर्ल्ड लेवल पे कभी भी इन देशों के करेंसी में अगर क्राइसिस आती है, फॉर एग्जांपल इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना की करेंसी में और साउथ अफ्रीका की करेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या है, सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी इसके तहत। इसी के साथ साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी इसके अंतर्गत स्थापित किया गया, जिसका हेडक्वार्टर हमें शंघाई चाइना के अंदर देखने को मिलता है। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य यही था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी की सारी कंट्रीज शामिल है, उन सभी को लोन प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपने देश के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और अच्छे से कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक और चीज देखोगे कि बांग्लादेश भी इसके अंदर बेसिकली क्या है, शामिल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम ब्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी ब्रिक्स के अंतर्गत एक बॉडी है जो कि है एनडीबी। इसके अंदर बेसिकली बांग्लादेश भी हमें देखने को मिलता है। तो ये की फैक्ट है। इसी के साथ 2015 में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका एक मीटिंग होती है और इसको बेसिकली क्या है, ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए 2021 में हमने ब्रिक्स के अंतर्गत ही क्या किया, एक स्पेस प्रोग्राम को भी अपना सहमति जताया, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, हम बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, यानी सैटेलाइट के कॉन्स्टिलेशन को बेसिकली जो हमारा अंतरिक्ष है उसके अंदर स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर ये सारी सैटेलाइट होंगी जो कि अलग अलग देशों से संबंधित है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। इसी तरह से जो ब्रिक्स की यहाँ पर अगस्त 2023 में भी क्या है, एक प्रकार से सबमिट हुआ था, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, ब्रिक्स प्लस बना दिया गया था। यानी ये 2023 के अंदर ही जो ब्रिक्स है उसके अंदर बहुत सारे जो 6 नई कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसी के साथ साथ अगर ब्रिक्स की बात करें कि ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या था इसको बनाने का, तो नॉर्मल सा ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी एमर्जिंग इकोनॉमी है, जैसे कि आप देख रहे हो डेवलप कंट्री होती है वेस्ट के अंदर, जैसे कि यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, इसके अलावा अमेरिका है, ये हो गई डेवलप्ड कंट्री। वहीं पर दूसरी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये क्या है, अभी अपना विकास कर रही हैं और इनका विकास और तेजी से हो, इस वजह से इनकी ग्रुपिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो वेस्टर्न नेशन हैं वो आम तौर पर क्या थे, अपने इंस्टीट्यूशन बना के रखे हुए थे, जैसे कि आईएमएफ हो गया और इसी के साथ हो गया वर्ल्ड बैंक। और सभी को पता है कि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो ऐसी कंट्री को लोन देना ज़्यादा प्रेफर करती है जो कि बेसिकली डेवलप्ड कंट्री की पिछलग्गू हो।
ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि ब्राजील, रशिया और ये जो डेवलपिंग कंट्री है, इनको इन बैंकों से लोन मिलता नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है उसकी वॉइस और ज़्यादा रेज हो सके, इस वजह से इस ग्रुप का निर्माण किया गया था। अगर हम बात करें इस ग्रुप के सिग्निफिकेंस की, तो आप इसका सिग्निफिकेंस इस आधार पर समझ सकते हो कि इसके अंदर जो शुरुआत की 5 कंट्रीज है ना, उनकी वैल्यू अगर 2019 के डाटा के आधार पर देखें, वर्ल्ड बैंक के डाटा के आधार पर, तो क्या है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 41% ये कैरी करते हैं। इसी के साथ वर्ल्ड की जीडीपी का ये 24% और वर्ल्ड का ट्रेड का 16% और टोटल लैंड सरफेस के आधार पर इनका जो पोजीशन है या परसेंटेज है 29.3% हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यानी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सिर्फ और सिर्फ 5 देशों की। ठीक है, 5 देश कौन से हैं? शुरुआत के 5 देश, जिसके अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, अगर ब्रिक्स 5 और अदर कंपोनेंट को भी मिला लें, ठीक है, यानी अब ये बेसिकली सऊदी अरेबिया, यूएई और इसी के साथ साथ यहाँ पर अर्जेंटीना तो इससे निकल ही गया था, इसी के साथ इजिप्ट, इथोपिया और ईरान, इनको भी अगर हम शामिल कर लें तो हमें देखने को मिलता है कि ये 10 के 10 कंट्री बेसिकली क्या है, वर्ल्ड की 36% क्या है, जीडीपी को कैरी करते हैं 2022 के डाटा के अनुसार। इसी के साथ साथ वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इनकी भागीदारी 46% है। और इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो ये वर्ल्ड का 25% इनके पास हमें पावर देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा पहला आर्टिकल था, ठीक है, उसका पहला कंपोनेंट पूरी तरह से क्लियर हो गया। ब्रिक्स आखिरकार है क्या? ठीक है, तो हमने ब्रिक्स क्या है उसके संबंध में सारी चीजों को यहाँ पर डिटेल में देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेन यहाँ पर मुद्दा हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि ब्रिक्स एक अलग टॉपिक था, अब यहाँ पर ब्रिक्स के अंतर्गत जो अभी मीटिंग की जाने वाली है वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये दूसरा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रिक्स है उसके मेंबर की क्या है, मीटिंग होती है इंडिया के अंदर, आसाम गुवाहाटी के अंदर। ध्यान रखिएगा, आसाम गुवाहाटी के अंदर जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है, और ये जो मीटिंग है वो 2 दिन की हमें देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जो ब्रिक्स के हेड हैं, ठीक है, उनको बुलाया गया है, जो कि एंटी ड्रग एजेंसीज की मीटिंग यहाँ पर अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मीटिंग कौन सी है वो ध्यान रखिएगा, एंटी ड्रग एजेंसी की मीटिंग। अब ब्रिक्स के अंदर ना बहुत सारे क्या हैं, डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, कोई बैंक का डिपार्टमेंट हो गया, कोई क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित डिपार्टमेंट हो गया, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। उसी तरह क्या है, यहाँ पर एक ब्रिक्स के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट नजर आता है एंटी ड्रग एजेंसी। ठीक है, उसकी यहाँ पर मीटिंग हमें देखने को मिल रही है 2 दिवसीय असम के अंदर गुवाहाटी में। ठीक है, अब इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोका जाए, जो कि स्पेसिफिकली हो रही है डार्कनेट मार्केट के माध्यम से। साथियों, ये डार्कनेट क्या होता है आप सभी जानते हो कि ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जब बेसिकली क्या है, ऐसे मीडियम का यूज किया जाए जब आपकी लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल हो और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट आपका पता नहीं लगा पाती, तो वो जो पूरा सिस्टम है उसको डार्कनेट बोला जाता है। इसी के साथ ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि बेसिकली आप रुपए में, डॉलर में या ऐसे करेंसी का यूज करोगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ सकती है। इस वजह से डिजिटल करेंसी का यूज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैरीटाइम रूट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सभी माध्यम से जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर नजर आती है, और यही रीजन है कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, इंडिया है, इस चीज से चिंतित होकर बेसिकली क्या है, ये मीटिंग बैठा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या बोलते हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड अगर क्राइम अगर कोई है तो वो बेसिकली यही है, ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब
बेसिकली क्या है, कोई दूसरे देशों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्डर करने तो जाता नहीं है या फिर फिरौती लेने तो जाता नहीं है। दूसरे देशों यानी इंटर नेशनल लेवल पर एक क्राइम क्या है वो कॉमन होता है, वो बेसिकली क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जरूरी है कि इसका जो सप्लाई चेन है या फिर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसके अलावा जो इलिसिट फाइनेंशियल नेटवर्क हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग को और ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड बना रहे हैं। ठीक है, ये जो नए नए तरीके लोग क्रिमिनल्स अपना रहे हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग को और भी ज़्यादा क्या है, सोफेस्टिकेटेड बना रहे हैं। और इसी के साथ साथ यही रीज़न है कि इंडिया को लग रहा है कि एक इंटरनेशनल एक्शन की ज़रूरत है, ताकि क्या है, इस प्रकार की सिचुएशन से बचा जा सके। ठीक है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको क्या करना चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहिए एक दूसरे देशों के साथ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। मान लीजिए ब्राज़ील के पास जो साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, तो जो ब्रिक्स की कंट्रीज है वो मिलकर क्या करेंगी, ब्राजील को वो असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगी। तो इस प्रकार से हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। लॉ एनफोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो होते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एनफोर्समेंट है उसको बेसिकली क्या है, अब आगे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे जैसे जो क्रिमिनल्स हैं वो अगर एडवांस हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी क्या है, अब एडवांस होना पड़ेगा। और यही रीजन है कि इंडिया के द्वारा बेसिकली क्या है, एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग बेसिकली यहां पर बुलाई गई है। ठीक है, जो कि ब्रिक्स के हेड इसके अंदर बेसिकली शामिल होने वाले हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, अभी 2026 के दौरान जो ब्रिक्स का हेड है वो इंडिया है। इस वजह से जो मीटिंग वगैरह है वो क्या है, इंडिया के अकॉर्डिंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी बातों को आप देख चुके हैं, हमने सारी बातों को यहाँ पर बेसिकली बात कर लिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो ग्लोबल लेवल पे कंसर्न क्यों है, आखिर इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्यों है। नॉर्मल सी बात है, जो नशीले पदार्थ होते हैं वो बेसिकली जो हमारा यूथ है, हमारा जो युवा है, उसको बेसिकली एडिक्टेड बना देता है, जिसकी वजह से हमें पब्लिक हेल्थ लेवल पे क्राइसिस देखने को मिलता है। और इसी के साथ जो साइबर इनेबल्ड जो ड्रग ट्रेड है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, जो मर्डर है और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, ये सारी की सारी चीजें क्या है, किसकी वजह से हो रही हैं, बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से ही हो रही है। नॉर्मल सी बात है, अगर नशीले पदार्थ मिलना बंद हो जाए तो लोग हैं वो क्या है, सही काम की ओर अपना ध्यान रख पाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिया की, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो कि इंडिया के अंदर जो ड्रग को रेगुलेट करता है, बेसिकली ड्रग यानी जो बेसिकली नशीले पदार्थ होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम ये एजेंसी करती है। तो इसी ने ये सुझाव दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक्शन लेने की जरूरत है और गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। इसी के साथ साथ मेजर चैलेंज की बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें, आज के समय में जो पूरे के पूरा सिस्टम है वो ऑनलाइन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो एनोनिमस ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनता चला जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अभी आज की ही अखबार में ही एक और न्यूज, कल के अखबार में क्या है, एक न्यूज आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा था, एक ग्रुप था, उस ग्रुप से बेसिकली क्या है आपको टेलीग्राम पर भेजा जा रहा था और टेलीग्राम पे आप एक ग्रुप में ऐड हो रहे थे जिसके अंदर बहुत सारा क्या है क्या बोलते हैं, वल्गर जो कंटेंट था चाइल्ड से संबंधित वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली सारी चीजें किसके माध्यम से हो रही है, डार्क नेट के माध्यम से, जिसके माध्यम से जिसका पता गवर्नमेंट को आसानी से नहीं लगता है। इनको क्या है, डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब गवर्नमेंट हर एक ऐप को और उसके जो मैसेजेस है उनको खोल के तो देखेगी नहीं, तो इस वजह से ये चीज हमें बड़े पैमाने पर नजर आता है। इसी के साथ अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में अब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसी वजह से एनोनिमस पेमेंट होने की वजह से उसको भी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पर मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग एक मेजर इशू है। ठीक है, बेसिकली अगर आप एरोप्लेन से
फ्लाइट से या गाड़ी के माध्यम से आएंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे, तो बेसिकली क्या है, आपको उसमें पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा है। इसी वजह से ये शिपिंग रूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इतना ज़्यादा वास्ट ओशियन होने की वजह से, अब ऐसा भारत देख रहे हो आप कितना बड़ा हमारा लार्ज क्या है वाटर बॉडी का टेरिटरी है। ऐसे में क्या है, हर जगह तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगाए नहीं जा सकते, तो जहां जहां उनको जगह मिलती है तो वास्ट टेरिटरी का ये यूज करके बेसिकली क्या है, भारत के अंदर इस प्रकार की स्मगलिंग करते हैं। इसी के साथ साथ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी के साथ साथ अब बात आती है कि भाई इंडिया के लिए इतना ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत क्यों है, इंडिया इतना ज्यादा जोर दे क्यों रहा है। साथियों, इंडिया की आप यहाँ पर सिचुएशन समझिए, ये वाली देखो, जो पूरा का पूरा ये ड्रग है, जो ओपियम है, ये इन सभी का जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या है, दो रीजन के अंदर होता है। पहला जो रीजन है, आप यहाँ पर इंडिया के अपर साइड में यानी अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के, ईरान में और यहाँ पर इन जगहों पर देख सकते हो। इस पूरे के पूरे इलाके को बेसिकली क्या बोला जाता है, गोल्डन क्रिस्केंट। क्योंकि इसका जो आप यहाँ पर आकार देख रहे हो ये क्रिस्केंट आकार का है, यानी चंद्र आकार का है, तो इस वजह से इसको क्या है, गोल्डन चंद्राकार बोला जाता है। इसी के साथ साथ अगर इंडिया के ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे आप देखोगे, तो यहाँ पर बर्मा, यहाँ पर थाईलैंड और इसके अलावा लाओस, ये जो कंट्रीज हैं वो मिलकर ये 3 कंट्रीज हैं जो कि क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर ओपियम का और ड्रग वगैरह का उत्पादन करती हैं और भारत के अंदर बेचती हैं। तो इस वजह से देखो, इंडिया के दाईं, और ये बेसिकली आपको नजर आएगा कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के एक तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और दूसरा क्या है, इंडिया के दोनों तरफ है। तो बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, ये बांग्लादेश के थ्रू, फिर इसी के साथ पाकिस्तान के थ्रू, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनके थ्रू ये बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर जो ड्रग्स वगैरह हैं वो सप्लाई करते हैं। और इस वजह से इंडिया को यह जो मेजर्स हैं लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं गोल्डन क्रिस्केंट के बारे में, आपको मैंने बताया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। क्रिस्केंट इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली क्या है, चंद्र आकार की आकृति में नजर आता है, जिसके अंदर अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। इसी के साथ साथ ये बेसिकली क्या है, जो पूरा का पूरा साउथ एशिया रीजन है, सेंट्रल एशिया रीजन है, यूरोप और अफ्रीका है, उन सभी इलाकों में ये लोग अपना क्या है, जो ड्रग है वो सप्लाई करते हैं, ये पूरे के पूरे इलाके में, और इंडिया के तो एकदम पास में ही है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे दूसरा मेजर पोर्शन है, एरिया है, वो है गोल्डन ट्राइंगल, जिसमें बेसिकली म्यांमार, लाओस और थाईलैंड बेसिकली कुछ प्रमुख कंट्रीज है जो कि एक ट्राइंगल बनाती हैं। इसी वजह से इसको गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो ओपियम है और अदर्स जो सिंथेटिक ड्रग हैं उनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन के अंदर ये बेसिकली आता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो याबा हो गया और अदर जो सिंथेटिक नारकोटिक है, नारकोटिक बेसिकली नशीला पदार्थ, इन सभी का उत्पादन ये जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है वो करते हैं। बेसिकली ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड को अफेक्ट करने के साथ साथ ही इसके आसपास के जो इलाके हैं, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के साथ साथ चाइना हो गया, और अदर जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उन सभी को ये बेसिकली प्रभावित करते हैं। इस वजह से हमें इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर हमने देख लिया इंडिया की पोजीशन, ये क्या है, गोल्डन क्रिस्केंट और यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल दोनों के बीच में अवस्थित है। इस वजह से बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, हीरोइन स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, सिंथेटिक जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, नारकोटिक टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आर्म और जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेक्सस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया दोनों के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिक्स से संबंधित हमने सारी चीज़ों को देख लिया, इसके अंदर टोटल हमें 10 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इसके साथ अब हम यहाँ पर बेसिकली इस प्रकार से सिस्टम सारा देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पहले ही बात कर लिया है। वे फॉरवर्ड के रूप में हम कह सकते हैं कि भाई क्रॉस बॉर्डर जो ये इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए हमें जो इंटेलिजेंस है वो शेयर करना चाहिए ब्रिक्स कंट्रीज को। अपना जो साइबर और फोरेंसिक लैब है, डिपार्टमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।
जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो मैरीटाइम इलाका है उसके ऊपर सर्विलांस रखने की और अच्छे से ज़रूरत है। और इसी के साथ लगातार जो पोर्ट हैं और अदर जो एरियाज़ हैं उनकी सर्विलांस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमें ना सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि ड्रग को किस प्रकार से भारत में आने से रोका जाए, बल्कि इसके रिहेबिलिटेशन, अवेयरनेस और जो इन सभी चीज़ों के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। लास्ट में जो समरी है उसके रूप में आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो हमने ये जो 3 आर्टिकल हैं वो डिटेल में देख लिए। पहला क्या है, ब्रिक्स, और ब्रिक्स के अलावा ये जो अभी हमने ये पॉइंट देखा, और इसके अलावा इंडिया की पोजीशन वगैरह। ठीक है, इसी के साथ साथ ये कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आप इस प्रकार से देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि यहाँ पर बात करता है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन नेवी को जल्द ही, क्या है जल्द ही का मतलब है 5 दिन बाद, यानी 11 जुलाई 2026 को क्या है, एक नया स्टील्थ फ्रिजेड एक प्रकार से नेवी है वो इंडियन नेवी को मिलने वाली है, जिसका नाम है आईएनएस महेंद्र गिरी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ की फैक्ट हैं, जैसे कि ये जो आईएनएस महेंद्र गिरी F-38 है वो क्या है, 6th और जो फाइनल स्टील्थ फाइटर फ्रिजेड है वो बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जो पूरा का पूरा आप डेवलपमेंट देख रहे हो जहाजों का, ये एक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट 17A। अब जो प्रोजेक्ट 17 है वो अभी हमें एक देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, शिवालिक क्लास की जो एक प्रकार से जो नेवी है, नेवी यानी एक प्रकार से जहाज है, उन सभी का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एक दूसरा प्रोजेक्ट है, यानी इसका अपग्रेडेड वर्जन जो कि है प्रोजेक्ट 17A। इसके अंदर हम बेसिकली नीलगिरी क्लास की जो बेसिकली सबमरीन्स हैं उनको यहाँ पर, नॉट सबमरीन, यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से जो जहाज हैं उनको उतार रहे थे। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A में बोला था कि हम इंडियन नेवी को 7 क्या करेंगे, स्टील्थ फ्रिजिड एक प्रकार से क्या है, बेसिकली जहाज प्रोवाइड कराएंगे इंडियन नेवी को। ठीक है, तो 7 में से बेसिकली क्या है, ये 6 बेसिकली यहाँ पर फाइनल कर दिया गया है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है इस जहाज को बनाने के लिए हमें देखने को मिलता है 78% से लेकर 80% तक जितना भी कंपोनेंट है इसका, वह इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। यही रीजन है कि इसके अंदर जो इंडिजेनस यहाँ पर कंपोनेंट है वो बहुत बड़े पैमाने पर नजर आता है, और यह इंडिया के आत्मनिर्भर भारत को भी प्रोत्साहन करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि न्यूज आखिरकार है क्या। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आईएनएस महेंद्रगिरी आखिरकार है क्या। तो हमने देख लिया आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 इसका पूरा नाम है, और ये एक प्रकार का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिजेड है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रिजिड बेसिकली हम ऐसे जहाज को कहते हैं जो कि युद्ध के अंदर काम आती है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर स्टील्थ गाइडेड है। स्टील्थ गाइडेड हम ऐसी जहाज को बोलते हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अगर दुश्मन का रडार उसको ढूंढ रहा हो तो क्या है, उस रडार से छिप सकता है। तो यहाँ पर ये कैपेबिलिटी है इस बेसिकली जहाज के अंदर कि ये स्टील्थ गाइडेड है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल को लगाया गया है, ऐसी मिसाइल जो दुश्मन की रडार में पकड़ ना आए। ठीक है, अब बेसिकली ये जो पूरा महेंद्रगिरी है इसको WDB के माध्यम से क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ डिजाइन किया गया है, यानी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के माध्यम से इसको डिजाइन किया गया है। इसी के साथ साथ इसको बनाया गया है यानी बिल्ड किया गया है यहाँ पर मजगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के माध्यम से। ठीक है, इसका सेंटर हमें मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम तैयार किया गया है इसको आप सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत यहाँ पर तैयार किया गया है। और प्रोजेक्ट 17A क्या है, प्रोजेक्ट 17 का क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। 17 के अंदर हम शिवालिक क्लास की बेसिकली जो फ्रिजिड्स हैं उनको बना रहे थे, और इसी के साथ 17A के अंतर्गत हम नीलगिरी क्लास के जो फ्रिजिड्स हैं उनको बना रहे हैं, यानी वार करने वाली जो जहाज है उनको बना रहे हैं।
इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव इसका बेसिकली यही है कि इंडिया का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और दूसरा इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारी जो मजबूती है वो और ज़्यादा हो सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर एंटी सरफेस और एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी इसकी नज़र आ रही है। देखो ये जो जहाज है इसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम और बाकी चीज़ें लगाई गई हैं, उसकी खास बात ये है कि ये बेसिकली क्या है, एयर में अगर अगर कोई टारगेट सरफेस पे है यानी जमीन पे है तो उसको भी टारगेट कर सकता है, एयर में है उसको भी टारगेट कर सकता है, अगर कोई सबमरीन पानी के नीचे है तो उसको भी टारगेट करने की कैपेबिलिटी ये महेंद्रगिरी रखता है। इसी के साथ इंडिजेनियसली इसको डेवलप किया जा रहा है। 78 to 80% इसका जो कंपोनेंट है वो इंडिया में ही निर्मित किया गया है, और ये इंडिया की मैरीटाइम जो पावर है उसको बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक बार हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कनेक्शन ठीक है या नहीं। ठीक है, 1 मिनट बस वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बेसिकली इस पूरे के पूरे सिस्टम का क्या यूज है और बाकी चीजें। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, सिक्स्थ है और फाइनल फ्रीजेड है, प्रोजेक्ट 17A के तहत इंडिजेनस है। इसके साथ इसके अंदर क्या क्या लगाया जाएगा ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर बेसिकली एक प्रकार से ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार का मल्टी रोल कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी वाला जो एक प्रकार से शिप है वो हमें देखने को मिलेगा। अब ये मल्टी रोल क्या है, मल्टी रोल का सीधा सा मतलब ये है कि ये आईएनएस महेंद्रगिरी ये एयर वॉरफेयर के अंदर, सबमरीन वॉरफेयर के अंदर, सरफेस वॉरफेयर के अंदर ये बेसिकली यूज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ मैरीटाइम सर्विलेंस के अंदर, एस्कॉर्ट मिशंस के अंदर, फ्लीट एयर डिफेंस के अंदर, और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, और यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और जो डिजास्टर है उस टाइम पर रिलीफ पहुंचाने के लिए भी इनका जो यूज है वह किया जा सकता है। इसी के साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, इन सभी में क्या है इसका यूज किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता हमें नजर आ रही है। इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स हमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वेपन्स को याद रखना कि इसके अंदर कौन कौन से जो वेपन्स है वो लगाए गए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सैम को लगाया गया है, यानी सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स होती है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है इस जहाज के ऊपर। इसी के साथ साथ जो ब्रह्मोस सब सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। बेसिकली आप सभी जानते हो कि ये एक प्रकार का क्या है, एंटी शिप मिसाइल्स हमें देखने को मिलती हैं, और जो मिसाइल्स है वो दो प्रकार की होती है, एक क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है एक क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो ब्रह्मोस है वो एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है और ग्रेविटी का यूज करके फिर अटैक करती है दोबारा से अपने टारगेट के ऊपर। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर पृथ्वी की सतह पर रहकर क्या करती है, अटैक करती है। और पृथ्वी की सतह पर रहकर अटैक करती है, इसका मतलब क्या है, दुश्मन इसको आसानी से डिटेक्ट करके इसको क्या है गिरा भी सकता है।
ठीक है, तो इस वजह से हमने इस पे क्या किया है, ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया है ताकि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो पाए, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है जो एनवायरनमेंट से बाहर जाता है, फिर उसके बाद दुश्मन के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मीडियम रेंज के नेवल गन्स को भी लगाया गया है, टोरपेडोज को लगाया है, और एंटी सबमरीन जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उन सभी को भी लगाया गया है। इसी के साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड रडार एंड सोनार सिस्टम, इसी के साथ मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन सभी को भी इसके अंदर लगाया गया है। तो हमने देख लिया ये सारी चीजें, मेन जो स्टैटिक फैक्ट था उसको। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, जैसे कि प्रोजेक्ट 17 है, इसके अंतर्गत हम 7 शिप को बना रहे हैं। इसी के साथ कौन कौन यहाँ पर शामिल है, इसी के साथ साथ गाइडेड मिसाइल, स्टील्थ, फ्रिजिड, यहाँ पर जो भी एक प्रकार से क्लासिफिकेशन है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अब ये कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाते समय बीच बीच में ही बता दिया कि स्टील्थ, फ्रिजिड क्या होते हैं, ऐसी वॉरशिप बेसिकली शिप जो कि बेसिकली क्या किए किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो दुश्मन की रडार से बच सके, उनके इंफ्रारेड सेंसर से बच सके, उनके सोनार से बच सके, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है उससे बच सके। इसी के साथ साथ स्टील्थ फीचर्स का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों से बचना, इसका बेसिकली क्या है, हमें सिस्टम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये सारी चीजों को आप देख सकते हो। फ्रिजिड का मतलब क्या है, ये मीडियम साइज का मल्टी रोल वॉरशिप कैपेबिलिटी वाले शिप होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सारे फीचर नजर आते हैं, और इस प्रकार से हमें नजर आता है कि 75 to 80% इंडियन बेसिकली यहाँ पर क्या है, सोर्स का यूज किया गया है इन शिप को बनाने के लिए। इसी के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया के अंदर कौन कौन से पहले से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। जैसे कि अभी हम प्रोजेक्ट 17A की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने महेंद्रगिरी जो शिप है उसको उतारा है। इसी के साथ साथ इससे पहले शिवालिक क्लास की सबमरीन चल रही थी, उससे पहले हमें देखने को मिल रहा है MB बेसिकली विशाखापत्तनम क्लास की जो शिप्स हैं वो चल रही थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस, चैलेंज और बाकी चीजों को आप एक बार अपने आप देख सकते हो। अगर आप इसकी जो PDF है वो प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपल सा जो है NK ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करता है राइट टू वॉक। ठीक है, इससे संबंधित एक पूरा आर्टिकल है जिसके अंदर बात किया जा रहा है कि वाई वॉकेबिलिटी इज इंटीग्रल टू मॉडर्निटी, यानी जो मॉडर्निटी है या आधुनिकता है उसके अंतर्गत ये जो फुटपाथ पे वॉक करना एक एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम अलग दृष्टि से नहीं देख सकते, बल्कि क्या है, मॉडर्निटी अगर आप फोकस कर रहे हो तो उसका क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट ही है क्या बोलते हैं, फुटपाथ के ऊपर वॉक करने का अधिकार। ठीक है, ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करके। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं बेसिकली जो राइटर है वो कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि राइट टू वॉक क्या है, एक प्रकार से असेंशियल कंपोनेंट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बता दिया है, जिसमें उसने बताया कि जो पब्लिक पाथवे है, जो फुटपाथ है, वो बेसिकली क्या है, सेफ होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनॉर्म एनक्रोचमेंट, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आर्टिकल 21 के साथ साथ ये चीज हमें आर्टिकल 19(1)D के अंदर भी पहले से ही देखने को मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत यहाँ पर इक्वल इम्पोर्टेंट दिया जाता है बेसिकली वॉकेबल सिटी को क्रिएट करने के लिए, यानी ऐसी सिटी को बनाए जहां पर जो पैदल यात्री है वो अभी चल सके। ये बेसिकली आर्टिकल 29(1)D भी पहले से ही कहता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें नजर आती है। आर्टिकल 21 देख लिया, आर्टिकल 19(1)D देख लिया। इसी के साथ साथ हमारे कुछ पहले से ही DPSP थे, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत बेसिकली आर्टिकल 38 ये बात करता था कि हमें सोशल जस्टिस प्रमोट करना है। अब सोशल जस्टिस का मतलब तो यही है ना कि सड़क पर चलने का सभी को समान अधिकार हो। ठीक है, तो
ये एक बात हो गई। दूसरा है आर्टिकल 39B, जिसमें बेसिकली बात की जाती है कि कम्युनिटी जो रिसोर्स है उन सभी का इक्विटेबल बेसिकली क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये भी बेसिकली पहले से ही हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 47 बात करता है कि जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या है अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिकली दर्शा रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले से ही था, अलग से इसको मेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है जो पूरा आर्टिकल है उसका बेसिक आर्गुमेंट हमें नज़र आता है। इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं कि फुटपाथ है वो बेसिकली क्या है पेडेस्ट्रियन के लिए भी बनाया गया है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्रियों के लिए भी बनाया गया है। इसके ऊपर एनक्रोचमेंट करना क्या है गैर कानूनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है पेडेस्ट्रियन को भी एक प्रकार से जो अर्बन प्लानिंग है उसमें एक विशेष स्थान दिया जाना चाहिए, ये उसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसी के साथ साथ जो रोड है उनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जो मोटर व्हीकल चलाने वाले लोग हैं उनके साथ साथ जो पैदल यात्री हैं वह भी उसका यूज़ कर सके। ठीक है, इसी के साथ साथ यही आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वॉकेबिलिटी है सिटीज़ के अंदर वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे कदम लेने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें सेफ रोड बनाना होगा, हमें जो ट्रैफिक क्या बोलते हैं कॉग्निशंस है उसको बेसिकली क्या है रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो हेल्थ लाइफस्टाइल है वो भी क्या है इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी अगर हम वॉकेबिलिटी को सिटीज़ के अंदर बेसिकली क्या है इम्प्रूव कर देते हैं तो। इसी के साथ साथ ही पोल्यूशन भी कम होगा। जो चाइल्ड है, वुमेन है और जो सीनियर सिटीजन है सबसे इम्पोर्टेंट, वो बेसिकली क्या है सेफ हो पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो डिसेबल्ड पर्सन है वो सेफ हो पाएंगे, क्योंकि अगर उनके चलने के लिए अगर आप सड़क पे जगह ही नहीं बनाओगे तो क्या है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है सीनियर सिटीजन और जो डिसेबल्स हैं और जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्हीं को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ इंक्लूसिव और जो सस्टेनेबल सिटी है, जो कि हम बात करते हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 के अंदर, उसको भी बेसिकली क्या है ये सारी चीज़ें प्रमोट करती हुई नज़र आएंगी। इसी के साथ हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर बता दी गई है कि बुद्धा हैं, महावीर हैं, आदि शंकराचार्य हैं, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, तुकाराम, ये सभी लोग ने बेसिकली अपनी शिक्षाओं का प्रसार इसी आधार पर किया, फुट जर्नी के आधार पर। इसी के साथ साथ गांधी जी ने भी बेसिकली क्या है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो वॉकिंग है उसको क्या है एक प्रकार से जो मास मोबिलाइजेशन है उसको क्या है एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में यूज किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये को है कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हमें यहाँ पर नजर आता है। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं वॉकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली क्या है जितना ज़्यादा वॉकिंग फैसिलिटी बढ़ेगी हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उतना ज़्यादा कार्बन का जो एमिशन है वो कम होगा, जो पब्लिक हेल्थ है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो फ्यूल है वो भी कम खर्च होगा। इसी के साथ जो क्लाइमेट रेजिलियंट और जो अर्बन डेवलपमेंट है वो हो पाएगा, और जो हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ तक पॉइंट देख रहे हो ये सारे पॉइंट बेसिकली जो आर्टिकल है उसके अंदर मेंशन किया गया था। ठीक है, जो कि हमें राइट टू वर्क एक प्रकार का आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ और भी स्टैटिक फैक्ट हैं, उनको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इसको एकदम बढ़िया से स्टार लगा लेना। ठीक है, और इसके अंदर राइट टू वॉक को भी अब यहाँ पर सबसे नीचे ऐड कर लेना। ठीक है, बेसिकली क्या है राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, और यहाँ पर ट्रेवल विद डिग्निटी और राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ। ये बेसिकली क्या है आज के समय में हमें फंडामेंटल राइट के अंतर्गत बेसिकली क्या है आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट की बात करता है उसके अंतर्गत ये सारे अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा पॉइंट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 भी यही बात करता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ताकि फुटपाथ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ठीक है, ये बेसिकली चीज़ों को आप इस प्रकार से देख सकते हो वे फॉरवर्ड के रूप में कि हमें अर्बन प्लानिंग को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी रखनी चाहिए फुटपाथ की, ठीक है। इसी के साथ साथ जो स्ट्रीट है और जो हमारे अर्बन प्रोजेक्ट है उन सभी के अंतर्गत बेसिकली जो स्ट्रीट है उसके ऊपर स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये बाकी चीज़ों को आप इस प्रकार से देख सकते हो कि वे फॉरवर्ड के रूप में कि इन सब चीज़ों को अगर हम अपने सिस्टम के अंदर उतारते हैं तो जो हमने बोला ना कि राइट टू वॉक, वो राइट टू वॉक असलियत में हो पाएगा। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मजबूत करेंगे तो ये राइट टू वॉक क्या है, सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर राइटर ने ये बताया कि ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है जो कि आज के समय में हमारा जो, अगर हम मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, अगर आप बोल रहे हो आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत का एक अंतर्निहित तथ्य क्या होगा, बेसिकली वॉकेबिलिटी और सिटी, ठीक है, ऐसी सिटी जहां पर अच्छे से आप बेसिकली क्या है चल फिर सकते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर अपना आखिरी आर्टिकल देखते हैं जो कि बात करता है राइट टू वोटिंग इन इंडिया। बेसिकली यहाँ पर क्या है, आज के समय में एक डिबेट छिड़ी हुई है और वो डिबेट क्या है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वोट करने का अधिकार मिला हुआ है वो एक प्रकार का स्टेट्यूटरी राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। साथियों ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वह राइट होते हैं जो बेसिकली संविधान के द्वारा हमें प्रदत्त किए जाते हैं, हमें प्रदान किए जाते हैं। और स्टेट्यूटरी राइट वह राइट होते हैं जो बेसिकली क्या है, संविधान में अलग से ऐड किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि संविधान के द्वारा बेसिकली आर्टिकल के माध्यम से जो आपको अधिकार प्राप्त होते हैं उसको हम स्टेट्यूटरी राइट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आज के समय में हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं कि भारत के जो सिटीजन्स हैं उन सभी को बेसिकली क्या दिया गया है, एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई है। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है 18 वर्ष के व्यक्ति या 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो हमारे क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक प्रकार से स्टेट्यूटरी राइट के तौर पर प्रदान किया गया है। और यहाँ पर जो आर्टिकल है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि इसको स्टेट्यूटरी राइट बनाकर हमें नहीं रखना चाहिए, अभी इसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेट्यूटरी राइट होते हैं उनको संविधान के संशोधन के माध्यम से वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक मुद्दा आप समझ गए और न्यूज़ में आया क्यों ये भी समझ लीजिए। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चलिए अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें आ ही जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली बोल रहे हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसी चीज को क्या है क्लेरिफाई किया हमारा जो बेसिकली जुडिशरी है उसके माध्यम से कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली मेंशन नहीं है बेसिकली ये राइट टू वोट, बल्कि क्या है हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उन्होंने एक कानून के माध्यम से, एक स्टेट्यूटरी के माध्यम से क्या है सभी को वोट देने का अधिकार दिया है। ये बेसिकली क्या है, एक नेचुरल राइट नहीं है कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको वोट देने का अधिकार होगा ही होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिक मुद्दा है क्या। तो यहाँ पर बेसिक मुद्दा इसलिए है, वोटिंग इज नॉट मेरली अ लीगल प्रोसीजर बट अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये बेसिकली क्या है, SY कुरैशी का बेसिक आर्गुमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। बेसिकली ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टेट्यूटरी राइट। स्टेट्यूटरी राइट बेसिकली इतना सा समझिए छीने भी जा सकते हैं, तो इसी वजह से इतना डिबेट का मुद्दा है ये।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो लीगल राइट ऑफ एन एलिजिबल सिटीजन टू द राइट टू वोट क्या है, एक प्रकार का लीगल राइट है, ठीक है, जो कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एलिजिबल करता है कि वो हमारे इलेक्शन के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सभी को चुन सके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब क्या है, कानून के माध्यम से उनको ये बेसिकली अधिकार प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ करंटली अगर हम इसको देखें तो ये एक प्रकार का स्टेट्यूटरी राइट है, जिसको हम लीगल राइट भी कह रहे हैं। इसी के साथ साथ ये जो अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत दिया गया है, यानी हमारा जो कानून है उसके अंतर्गत ये मेंशन करके आपको ये अधिकार प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये एक प्रकार का गारंटीड राइट नहीं है कि आपको ये अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, ये एक प्रकार का आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखने की यहाँ पर जरूरत है, इसी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो वोटिंग राइट है वो कैसे प्राप्त हुआ, तो आप देख सकते हो ब्रिटिश रूल के अंदर सबसे पहले लिमिटेड फ्रेंचाइजी हुआ करती थी। इसका मतलब है कि आपको वोट देने का अधिकार तभी होगा जब आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट में प्रॉपर्टी हो, आप एजुकेटेड हो, आपके पास पैसा हो और आप क्या है एक स्पेसिफिक जेंडर, यानी आप क्या है मेल हो। ठीक है, महिलाओं को भी यहाँ पर ब्रिटिश रूल के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं था, तो इसके अंदर लिमिटेड मामला आप देख रहे हो। और वहीं पर जब भारत आजाद हो गया तो इंडिया ने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपना लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल होगा। इसका मतलब इसके अंदर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ और अदर जो प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस हैं उन सभी को यहाँ पर हटा करके सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत आर्टिकल 326 में बात की गई है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, बेसिकली एडल्ट सफरेज की, यानी बेसिकली क्या है, सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार करने की बात यहाँ पर बात की गई है। इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको लाने के लिए, ठीक है, बेसिकली क्या किया गया था, 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। तो आप यहाँ पे समझ गए, ये बेसिकली कानूनी अधिकार है। अब मान लो कानून के द्वारा बेसिकली अमेंडमेंट करके अगर आपको अधिकार दिया गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस कानून को हटा दें तो ये बेसिकली अधिकार भी खत्म हो जाएगा, आप वोट देने के अधिकारी ही नहीं रहेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बेसिकली क्या है, ये इस प्रकार से नजर आता है कि ये एक प्रकार का स्टेट्यूटरी राइट है। अब देखो घुमा फिरा के बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, स्टेट्यूटरी राइट, तो ये आप अपने जहन के अंदर बैठा लीजिए। ठीक है, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CY चंद्रचूड़ है, उन्होंने ये बात यहाँ पर स्पेसिफिकली संविधान के सभी आर्टिकल का अध्ययन करके यहाँ पर बताया है। वहीं पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी पूर्व के, वो बेसिकली ये बोल रहे थे कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी बात यहाँ पर वैलिड मानी जा रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, स्टेटरी राइट है, यानी आपको कुछ क्वालिफिकेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन कैसे, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना पढ़ना है, यहाँ पर हमने क्या क्वालिफिकेशन बोल रखा है कि आपकी उम्र 18 साल होनी ही चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन, इलेक्टोरल प्रोसेस कि हम वोटिंग मशीन से करेंगे या वीवीपैट से करेंगे, इलेक्टोरल रोल कि इलेक्टोरल इलेक्शन के माध्यम से जो आदमी चुना जाएगा उसका रोल क्या होगा, फिर इसके साथ अगर इलेक्शन के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस होती है, इलेक्शन पिटीशंस हो गया, ये सारी चीज़ों को बेसिकली क्या है, एक एक्ट के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, लेजिस्लेशन के ऊपर क्या है, डिपेंड है, तो कानून के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये बेसिक आर्गुमेंट है। 10 बार मैं यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी देख सकते हो जहां पर बताया गया है कि स्टेट्यूटरी राइट है, ज्योति बसु वर्सेस दाबी घोषाल 1982। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप दूसरा, इसी के साथ तीसरा और इसी के साथ चौथा, ये सब जगह पे आप देख सकते हो कि सभी जगह पे स्टेट्यूटरी राइट बोला गया है।
अलग अलग समय पे इसके अंदर नोटा का ऑप्शन भी दिया गया। इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आर्टिकल 2019(1) क्लोज ए के अंतर्गत, ठीक है, ये चीजें को आप यहाँ पर देख सकते हो। सारी की सारी बात लगभग यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सारी बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। आप जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्या है, ये और भी जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आज का जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। चलिए, अभी क्वेश्चंस के आंसर को छुपाना भूल गए थे, तो एक बार पहले आंसर छुपा ले फिर बात करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा है तो इसका आंसर जो है आप अच्छे से देख सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा आर्टिकल है, ये वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा है तो इसका आप अच्छे से आंसर भी दे सकते हैं। इसी के साथ ये अपना जो तीसरा आर्टिकल है, पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये अपना चौथा आर्टिकल आता है, लास्ट आर्टिकल, ठीक है। ये आर्टिकल हो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के बाद ये इसके सारे पॉइंट हो गए और इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है, 1 2 3 करके आप यहाँ पर कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा आज का आर्टिकल है वो हमने डिटेल में कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। लास्ट में जाते जाते पीडीएफ प्राप्त करना है तो सिंपल सा आप यहाँ पर जो एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर डायरेक्ट वहाँ पर जाकर क्या है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप एक सॉल्यूशन है जिसके अंतर्गत डेली बेस पर, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 में, ठीक है। ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हो। ये बेसिकली क्या है, टेलीग्राम आईडी है, इसको स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसके अंदर जैसे आप ये देख रहे हो, मंथली मैगजीन जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा मैगजीन आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आप पूरे साल भर के एंड में इस तरह से ईयरली कंपाइलेशन भी देख सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है तो दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 का पूरा करंट अफेयर आपको क्या है, एक ही स्थान पर मिलेगा, जो कि प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके बनाया गया। सेम इसी तरह का क्या है, आपको 2027 के प्रीलिम्स के लिए यूपी पीसीएस का जो मैगजीन है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा M2M प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें मार्च 2026 से लेकर मार्च 2027 तक का पूरा करंट अफेयर रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से अपनी सारी सब्जेक्ट वाइज मैगजीन रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो लास्ट में वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।